आज हम टू बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशंस के व्यवसायिक अर्थशास्त्र अर्थात बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको पैमाने के प्रतिफल भी कहा जाता है। पैमाने के प्रतिफल उत्पादन फलन की दीर्घकालीन प्रवृत्ति को सूचित करते हैं। दीर्घकाल में कोई उत्पत्ति का साधन स्थिर नहीं रहता। सभी उत्पत्ति के साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं तथा उन्हें आवश्यकता अनुसार परिवर्तित भी किया जा सकता है। सभी उत्पत्ति साधनों के परिवर्तनशील होने के कारण उत्पादन का पैमाना स्केल ऑफ प्रोडक्शन परिवर्तित किया जा सकता है। उत्पादन तकनीकी में सुधार, श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण आदि उत्पादन में आंतरिक एवं बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं, किंतु ये आंतरिक और बाह्य बचतें सदैव स्थायी नहीं रहती, बल्कि कुछ समय के बाद ये बचतें हानियां, जिसे इकोनॉमिक्स का रूप ले लेती हैं। आरंभ में ये आंतरिक एवं बाह्य बचतें पैमाने के बढ़े प्रतिफल इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल देती हैं, किंतु ये बचतें जब हानियों में बदल जाती हैं तो पैमाने के हास्यमान प्रतिफल डिक्रीज रिटर्न टू स्केल उत्पन्न होते हैं। इन दोनों प्रतिफलों के बीच की कड़ी पैमाने के स्थिर प्रतिफल कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की है। मतलब लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल का एकमात्र उद्देश्य यह है कि हम किसी भी हालत में जब प्रोडक्शन फंक्शन का यूज करते हैं तो लॉन्ग टर्म, कल अगर याद हो आपको कल की क्लास का, तो मैंने शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन बताया था। आज ये लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन के अंतर्गत आता है। तो ये हम किस तरह से मैनेज करते हैं आगे देखते हैं इसको। इसकी डिफिनीशन है, लेविस अपसिकी के अनुसार रिटर्न टू स्केल रिलेटेड to the behavior of total outputs, all inputs are varied and is a long run concept। अर्थात पैमाने पर रिटर्न कुल आउटपुट के व्यवहार से संबंधित है, क्योंकि सभी इनपुट विविध और एक लंबी अवधि की अवधारणा है। On the basis of these possibilities, law of returns can be classified into three categories। मतलब ये जो ऊपर हमने पढ़ा है उसकी पॉसिबिलिटी के हिसाब से लॉ ऑफ रिटर्न्स को हम 3 अवस्थाओं में विभाजित करते हैं। पहला है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, जिसे हम हिंदी में पैमाने के बढ़ते प्रतिफल कहते हैं। दूसरा है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल। और तीसरा है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, अर्थात पैमाने के घटते प्रतिफल। अब हम पहला देखते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, अर्थात पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। जब सभी उत्पत्ति के साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है, तब पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के अंतर्गत उत्पादन उस निश्चित अनुपात से अधिक अनुपात में बढ़ जाता है। इस प्रकार यदि उत्पत्ति साधनों को 10% बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में 10% से अधिक की वृद्धि होती है। इसका मतलब है कि जब हम जहां पे प्रोडक्शन हमारा हो रहा है उसके साधनों को एक निश्चित अनुपात में, मतलब हर चीज निश्चित, कोई अनिश्चित नहीं है, सभी को निश्चित अनुपात में हम बढ़ाते जाते हैं, तो उसके प्रतिफल में क्या होता है, उत्पादन में हमारा बढ़ोतरी होती है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि हमने प्रत्येक साधन में 10% की बढ़ोतरी की है, तो उसके उत्पादन में भी 10% की ही वृद्धि होगी। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल उत्पादन पैमाने में वृद्धि, श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण के कारण उत्पन्न होते हैं। मीन्स जो साधन है वो ये हो सकते हैं, पैमाने में वृद्धि हो सकती है, श्रम विभाजन हो सकता है तथा विशिष्टीकरण हो सकता है। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण श्रम की उत्पादकता में वृद्धि करता है। पैमाने के आकार में वृद्धि के कारण विशिष्ट एवं आर्थिक क्षमता वाली मशीनरियों का प्रयोग किया जा सकता है। ये सभी घटक पैमाने में बढ़ते प्रतिफल उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार पैमाने के बढ़ते प्रतिफल में उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि ग्रेटर देन साधनों की मात्रा में अनुपातिक वृद्धि।
डेफिनेटली ऊपर भी डिफिनेशन पढ़ा है हमने। अगर साधनों की मात्रा में हम एक अनुपात में वृद्धि करेंगे तो हमारे प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन में भी अनुपातिक वृद्धि होगी। पैमाने के बढ़ते नियम को दूसरे शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। इस नियमानुसार साधनों की निश्चित वृद्धि से क्रमशः अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, अथवा उत्पादन में एक समान वृद्धि प्राप्त करने के लिए क्रमशः साधनों की घटती मात्रा में वृद्धि की आवश्यकता पड़ेगी। इस कथन को समोत्पाद वक्र आईएसओ प्रोडक्ट कर्व की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक जब आएगा आईएसओ प्रोडक्ट कर्व, वहां पर मैं इसको अच्छी तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड में एक चित्र दिया हुआ है, उसमें पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को समोत्पाद वक्र IP1, IP2, IP3 तथा IP4 की सहायता से प्रदर्शित किया गया है। यह समोत्पाद वक्र उत्पादन में एक समान वृद्धि अर्थात 100 इकाइयों को प्रदर्शित करता है, जो ओएस पैमाने स्केल को प्रदर्शित कर रही है जिस पर उत्पादन किया जा रहा है। सब समोत्पाद वक्र पैमाना रेखा ओएस को क्रमशः बिंदु P, Q, R तथा T बिंदु पर काट रहे हैं। चित्र को देखते हैं। देखिए यहां पर O अक्ष है, ये X अक्ष है और ये Y अक्ष है। साधन हमारे B हैं और साधन हमारे A हैं। आप देखिए O से एक रेखा S गई हुई है, ठीक है, वो सीधी एक रेखा गई हुई है। फिर मैंने साधन A में A1 किया तो साधन B में B1 तक बढ़ोतरी होती है, जिसको मैं P से यहां काट रहा हूं। फिर Q, फिर R और T। आप देखिए जैसे जैसे साधन बढ़ते जाते हैं तो 100, 200, 300 और 400 अर्थात IP1, IP2, IP3 और IP4, A1, A2, A3, A4 साधन A और B1, B2, B3, B4 साधन B। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, जैसे जैसे पैमाना बढ़ाते जाते हैं, हम साधन बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे बदले में हमको प्रतिफल बढ़ता चला जाता है। ये सभी बिंदु P, Q, R तथा T दिए गए पैमाने पर क्रमशः 100, 200, 300 तथा 400 इकाई उत्पादन करने के लिए आवश्यक दो उत्पत्ति साधन A तथा B के संयोगों को प्रदर्शित कर रहे हैं, जो कि पीछे की स्लाइड में हमने चित्र के थ्रू समझा है। चित्र में OP ग्रेटर देन PQ ग्रेटर देन QR ग्रेटर देन RT, मतलब OP फिर PQ फिर QR और RT, इस तरह से हमने बढ़ोतरी की है। अर्थात उत्पादन में एक समान वृद्धि अर्थात 100 इकाइयां प्राप्त करने के लिए दो साधनों को क्रमशः कम मात्राओं की आवश्यकता पड़ेगी। यही पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम है। नेक्स्ट है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल। इसके अनुसार यदि उत्पत्ति के समस्त साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाए तो उत्पादन भी उसी निश्चित अनुपात में बढ़ता है। मतलब हमारे पास जितने भी साधन है उन समस्त साधनों एक निश्चित, पिछले क्या था, हम बढ़ाते जाते थे उत्पादन बढ़ते जाता था, लेकिन यहां पर क्या है, उसने निश्चित किया है कि निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाए तो उत्पादन उसी निश्चित अनुपात में बढ़ेगा। अर्थात यदि उत्पत्ति साधनों में 10% की वृद्धि की जाती है तो उत्पादन भी 10% ही रहेगा। इसी प्रकार जिस अनुपात में उत्पत्ति साधनों में कमी की जाती है, ठीक उसी अनुपात में उत्पादन में कमी भी हो जाती है। भाई 10 हमने वृद्धि किया तो प्रोडक्शन हमारा 10% होगा, यदि हमने 5% की वृद्धि किया तो हमारा प्रोडक्शन भी 5% का होगा। अन्य शब्दों में कहें तो पैमाने में के स्थिर प्रतिफल के अंतर्गत उत्पादन में एक समान वृद्धि प्राप्त करने के लिए क्रमशः साधनों की समान मात्राओं की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट स्लाइड में जो चित्र दिया हुआ उससे स्पष्ट है कि उत्पादन में समान वृद्धि 100 इकाई के लिए एक स्थिर अनुपात वाली दो साधनों A तथा B की मात्राओं की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए आप उसी तरह सेम पुराना फिगर ही है, A1, A2, A3, A4 साधन A, साधन B, B1, B2, B3, B4। हमने A1 से B1 आप देखिए P, A2 से B2 Q, A3 से B3 R एंड A4 से B4 में T। और आप देखिए IP1, IP2, IP3, IP4 और 100 की वृद्धि 100, 200, 300 और 400, मतलब पैमाने स्थिर रहेंगे। उसके प्रतिफल जो हमें रिटर्न्स मिलेगा उसे हम लोग कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं, अर्थात पैमाने के स्थिर प्रतिफल। चित्र में PQ बराबर RT बराबर RT PQ गुणे बराबर QR बराबर RT, जो स्थिर पैमाने के प्रतिफल को स्पष्ट करते हैं। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल। इसके अनुसार यदि उत्पत्ति के साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाए तो उत्पादन
भी उसी निश्चित अनुपात में बढ़ता है। इस प्रकार यदि उत्पत्ति साधनों में 10% की वृद्धि की जाती है तो उत्पादन भी 10% बढ़ता है। इसी प्रकार जिस अनुपात में उत्पत्ति साधनों में कमी की जाती है, ठीक ही उसी अनुपात में उत्पादन में कमी भी हो जाती है। अन्य शब्दों में कहें तो हमें 100 इकाई की स्थिर अनुपात वाले दो साधनों ए तथा बी की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर चित्र के पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल मीन्स पी क्यू लेस देन क्यू आर लेस देन आर टी, जो पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल को स्पष्ट करता है। इसमें देखिए साधन A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, हम जैसे जैसे साधनों में वृद्धि करते जाते हैं वैसे वैसे साधनों में वृद्धि होती जाती है। 100, 200, 300, 400 पी क्यू आर टी और एस, अर्थात पी क्यू हमारा बड़ा है, छोटा है, फिर क्यू आर है और सबसे बड़ा हमारा आर टी है। अब पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल में उत्पादन में अनुपातिक परिवर्तन लेस देन साधनों की मात्रा में अनुपातिक वृद्धि, मतलब हम इसमें क्या करते हैं, उत्पादन में अनुपातिक परिवर्तन करते हैं जो कम होता है साधनों की मात्रा में अनुपातिक वृद्धि से। तीनों पैमानों के प्रतिफल को अगर समोत्पाद वक्रों की सहायता से एक ही चित्र में प्रदर्शित किया जाए तो कुछ वो इस तरह दिखाई देंगे। आपके सामने एक चित्र दिख रहा है, इसमें तीनों पैमाने जो अभी हमने पढ़े हैं उन तीनों पैमानों को यहां पर दर्शाया गया है। चित्र में OS पैमाना रेखा है जिस रेखा को तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला है बिंदु P से बिंदु S तक PQ ग्रेटर देन QR ग्रेटर देन RS, अर्थात पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। दूसरा है बिंदु S से बिंदु K तक ST इक्वल टू TK, अर्थात पैमाने के स्थिर प्रतिफल। और तीसरे बिंदु K से बिंदु V तक KM लेस देन MN लेस देन NB, अर्थात पैमाने के ह्रास प्रतिफल। ये था रिटर्न टू स्केल, दैट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द मेन एग्जाम। इसको आप लोग पढ़िएगा और आप लोगों का कोई भी किसी भी प्रकार का ना तो कमेंट्स ना किसी भी प्रकार की कोई वीडियो लेक्चर के बारे में किसी प्रकार का कन्वर्सेशन होता है तो कृपया आप लोग, मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोग वीडियो सुनते हैं, पढ़ते हैं, किसी प्रकार का कोई कन्वर्सन जरूर करें और आप लोग मुझसे कम्युनिकेट करें ताकि मुझे भी ये लगे कि आप लोग मन लगा के पढ़ रहे हैं या आप काम कर रहे हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उस पर हम नेक्स्ट चैप्टर फिर से स्टार्ट करेंगे।